Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 26th of May 2024. First of all, here we are talking about a very unfortunate event that is regarding the fire incident at the Rajkot amusement park, जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस भी थे। यहाँ पे मेजर इशू आता है कि एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें गेमिंग जोन था, जिसके अंदर ये फायर इंसिडेंट हुआ। 27 पीपल जिसमें चिल्ड्रन भी थे, दे वर किल्ड। तो ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है। दैट इज वेरी वेरी सीरियस। यहाँ पे क्या यहाँ पे रोल बताया जा रहा है, नैरो गेट्स थे जिसकी वजह से एग्जिट करना मुश्किल हो गया एकदम से। जो लोग हैं वो बेसिकली गेट को क्रॉस करके एग्जिट नहीं कर पाए। इसके अलावा जो मटेरियल यूज किया गया था उसको बिल्ड करने के लिए उसमें प्लाईवुड जैसी चीजें यूज की गई थी, जो कि और ज्यादा बढ़ाती हैं फायर को। फिर कुछ फ्लोर पे बोलिंग, ट्रैम्पोलिन, ये सारी चीजें थी। ग्राउंड लेवल पे रिसेप्शन था। 2 स्टोरी स्ट्रक्चर था ये पूरा जिसमें ये फायर इंसिडेंट हुआ। तो अर्बन फायर इंसिडेंट्स भी काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कॉमन हो जाते हैं गर्मी के टाइम पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आधे से ज्यादा या तो एक्सीडेंटल होते हैं या तो ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं। हाँ, बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल कॉजेस की वजह से भी होते हैं। तो यहाँ पे एक तो फायर सेफ्टी मैनुअल होना चाहिए। ऐसा अम्यूजमेंट पार्क अगर आप बना रहे हैं तो फायर सेफ्टी मैनुअल का होना काफी ज्यादा जरूरी है, डूज एंड डोंट्स का होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था ही नहीं इसके पास फायर डिपार्टमेंट से, तो कैसे उसका रेगुलेशन हम कर पाएंगे। तो विजिट कम से कम 6 महीने में एक बार जो फायर डिपार्टमेंट है वो दे सकता है, या फिर जो और एजेंसीज हैं वो दे सकती हैं ऐसे बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स को, ताकि ऐसे सीरियस इंसिडेंट्स को हम बेसिकली हटा पाए। तो हम बोल सकते हैं कि गर्मी के टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी होती है अर्बन फायर्स में, काफी ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होती है एज अ मेजर कॉज, जिसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा होता है उसमें ही ओवरलोड हो जाता है कई बार, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसके अंदर ही मैल फंक्शनिंग हो जा रही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो रूट कॉज बन जाता है उस फायर का। इसके अलावा इम्प्रॉपर यूजेस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे हीटिंग इक्विपमेंट आप कोई यूज कर रहे हो घर के अंदर, जैसा देखा जाता है स्पेस हीटर्स है, फर्नेसेस हैं, उसकी वजह से भी हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में केमिकल स्पिल्स में हम देखते हैं लीक हो जाते हैं हजार्डस मटेरियल, हमने कल भी देखा था, दैट रिजल्ट्स इन फायर्स एंड एक्सप्लोजन। आप किसी कंबस्टिबल मटेरियल की इम्प्रॉपर तरीके से स्टोरेज कर रहे हो, वो फ्लेमेबल लिक्विड है या फ्लेमेबल गैस है, तो वो भी बेसिकली इसमें केटर करता है। तो जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल है उसकी सेफ्टी, फायर सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आउटडेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होने चाहिए जिससे कि रिस्क ऑफ फायर हमारा बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि नैरो गेट्स और थोड़ी नैरो गेट्स नहीं होने चाहिए, थोड़ी ओपन स्पेस होनी चाहिए। एंड ऐसे मटेरियल, प्लाईवुड जैसे मटेरियल की जगह हमें कोई और सस्टेनेबल मटेरियल की तरफ देखना चाहिए, जो कि फायर को बेसिकली ज्यादा बढ़ाने में हेल्प ना करे। जिसमें हम किसी टाइप का सीमेंट भी देख सकते हैं, कुछ टाइप का सीमेंट होता है जिससे आप बेसिकली लिमिट कर सकते हो फायर को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लाईवुड हम उसका यूज कर सकते हैं एंड अवॉइड कर सकते हैं कि ज्यादा वुड से बना हुआ फर्नीचर हम यूज ना करें। तो प्रॉपर बिल्डिंग का डिजाइन, फायर रेजिस्टेंस मटेरियल, सेफ्टी किट, जो सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो, फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें आ जाता है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं ऐसे केसेस में। सो नेक्स्ट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अबॉर्शन पिल्स। तो सबसे पहले अबॉर्शन की अगर बात करें हम, तो यूएस में जो अबॉर्शन की रूलिंग थी सबसे पहले, तो अभी 2018 में जो आई थी उसके बारे में, उसी से रिगार्डिंग है ये। तो पहले क्या हुआ, 1973 में यूएस के अंदर बेसिकली कोर्ट ने बोला कि जो अबॉर्शन है वो इलीगल है, बट अबॉर्शन जो होगा वो अलाउड होगा एक पॉइंट तक। कहाँ तक? जहां तक फीटल वायबिलिटी होगी। फीटल वायबिलिटी मतलब ऐसा स्टेज जिसपे जो फीटस है इट कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम्ब ऑल्सो। तो 15 वीक्स का ये अबॉर्शन लिमिट दिया गया। फिर मिसिसिपी बैन आया इन 2018, जहाँ पे स्टेट ऑफ मिसिसिपी जो थी उसने बैन कर दिया मोस्ट ऑफ द अबॉर्शंस आफ्टर द 15 वीक्स, जो कि काफी पहले था जो फीटल वायबिलिटी वाली लिमिट हमारी थी।
तो डायरेक्टली उसने चैलेंज कर दिया हमारे 1973 वाले जजमेंट को। इसके बाद उसको स्ट्रक डाउन किया गया ऑन दी बेसिस ऑफ ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ बेसिस की ये बेसिकली वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन। बट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि क्योंकि रिपब्लिकन स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट को ही पावर दे दी गई कि आप अपनी स्टेट में अपने अकॉर्डिंगली लॉ बनाएंगे कि आपको जो अबॉर्शन है उसको बैन करना है कि आपको नहीं करना है, अलाउ करना है। तो बेसिकली क्यों नीड फील होती है अबॉर्शन को लिमिट होने की यूएस के अंदर? तो वो इसलिए होती है क्योंकि 8% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ अबॉर्शंस दैट वर डन इन यूएस 2020 तक। तो ट्रेंड काफी ज्यादा है। जैसे कि मिसिसिपी का केस हमने देखा तो उसने एक्सपीरियंस किया 40% इंक्रीज इन अबॉर्शंस, जो कि 2017 से लेके 20 के बीच में परफॉर्म हुए। तो वैसे ही अबॉर्शन पिल्स, जैसे ही अबॉर्शन को आपने बैन किया जिन स्टेट्स ने, वहां पे फिर अबॉर्शन पिल्स का जो डिमांड है बेसिकली वो बढ़ गया। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि लुइसियाना जो है उस वो पहली स्टेट बनी जिसने अबॉर्शन पिल्स को भी बेसिकली क्रिमिनलाइज कर दिया। देन यहाँ पे स्टैंड आता है रिगार्डिंग SC एंड ST कोटा। तो मोदी जी ने यहाँ पे डिबेट की है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वो सपोर्ट ही नहीं करते थे इनिशियली रिजर्वेशन को। एंड यहाँ पे यह बात हो रही है कि ट्रूथ इज दैट देयर इफ देयर हैड बीन नो अम्बेडकर, नेहरू वुड हैव नॉट अलाउड द कोटा फॉर SC एंड ST। कि अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने ही रेगुलेट किया, उन्होंने ही प्रमोट किया रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। बट नेहरू जी जो थे वो इनिशियली सपोर्ट ही नहीं करते थे इस रिजर्वेशन को। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो कि SC ST को मिलता है, जो कि अभी आर्टिकल 16 के अंदर हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्टेट्स बेसिकली अलाउ करते हैं उनको रिजर्व करने के लिए, कोई भी स्टेट सर्विस है या कोई भी ऐसी कास्ट है जो कि इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट की जा रही है, तो उसको आप आर्टिकल 16 के अंडर प्रिजर्व करते हैं एंड उसको पावर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी बात हो रही है कौन कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देखा जाए तो यहाँ पे चंद्रिका राम, इसके अलावा धर्म प्रकाश जो थे वन ऑफ द फर्स्ट दलित लॉयर थे हमारी कंट्री में। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। तो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को हम कंसिडर करेंगे कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, कैसे कंसिडर करेंगे? जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन जो है मुस्लिम की रिजर्वेशन के बारे में, तो रिजर्वेशन जो है OBC के अंदर, ST SC के अंदर, वो सोली ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं हो सकती है। तो रिजर्वेशन के लिए और भी क्राइटेरिया का होना जरूरी है, सिर्फ रिलीजन ही उसका क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। तो बैकवर्ड को अंबेडकर, बैकवर्ड जो वर्ड था, डिबेट जब हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो अंबेडकर जी ने एक्नॉलेज किया था कि एक जेनेरिक प्रिंसिपल है बैकवर्ड, मतलब इंश्योर किया जा सके कि अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है लोगों को, सारे सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो इक्वली दी जा सके। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो वर्ड बैकवर्ड है वो नेसेसरी क्वालिफायर है अगर किसी को एक्सेप्शनल रिजर्वेशन चाहिए तो। एंड जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि रिजर्वेशन मींस दैट दे आर ईटिंग अप द राइट टू इक्वालिटी, या दूसरे लोगों की अपॉर्चुनिटीज को वो खा रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पे एक क्लैरिफाई किया था अम्बेडकर जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डिड नॉट ईट अप द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल टुगेदर। बस जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको अपने लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन ऑफ व्हाट कम्युनिटी वुड बी डिफाइंड एज बैकवर्ड वाज कंसर्न्ड। तो ये मेजर इशू था यहाँ पे। एंड अम्बेडकर जी ने बोला था कि कौन बैकवर्ड कम्युनिटी है वो डिफाइन किया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट जो भी थे। तो ये पूरी डिबेट है रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 330 एंड 332। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की थी फॉर ST एंड SC, लोकसभा के अंदर, इन स्टेट असेंबलीज के अंदर, इन्हीं आर्टिकल्स के द्वारा। इसके अलावा आ जाता है आर्टिकल 334। ऑब्जेक्शन जहाँ पे रेज किए गए थे बेसिकली रिगार्डिंग द 10 ईयर टाइम लिमिट फॉर रिजर्वेशन अंडर द आर्टिकल 334। तो इनएडिक्वेट मेजर्स या प्रोग्रेस इन ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज का।
सो कैसे डिफाइन किया जाएगा बैकवर्ड कम्युनिटीज को? लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, एंड दे आर नॉट ईटिंग अप द राइट टू इक्वालिटी ऑफ all others in the opportunity of employment. एप्पल हेडसेट को यहाँ पे यूज किया गया है इन दी हेल्थ सर्विस, जैसा कि हमने देखा बैरियाट्रिक सर्जरी में इसको यूज किया गया है। एप्पल विजन प्रो को, जो कि एक्सटेंडेड रियलिटी दिखाता है हेडसेट, कहाँ पे यूज किया गया है? न्यू दिल्ली में भी यूज किया गया है इसको, और कोलकाता के एरिया में भी यूज किया गया है, तो चेन्नई के एरिया में भी यूज किया गया है, चेन्नई के हॉस्पिटल्स में भी यूज किया गया है। तो बेसिकली जो एप्पल विजन प्रो है, ये हमें एक्सटेंडेड रियलिटी दिखाता है, बहुत माइन्यूट डिटेल्स को भी एचडी में दिखाता है हमको, ह्यूमन एनाटॉमी, और ह्यूमन एनाटॉमी को बेसिकली 3D साइज में आप देख पाते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा इसको आप क्लिनिकल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि इंडिजिनियसली जैसे एप्पल हेडसेट बनाया जा रहा है बाय एप्पल कंपनी, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है, तो क्या ऐसे इनोवेशन हम इंडिजिनियस और हमारे नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं, ताकि इसको और अफोर्डेबल बनाया जा सके? Then next we are talking about two markers, caste and inequality. तो कास्ट के बेसिस पे एंड जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके बेसिस पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रिलीजियस इनइक्वालिटी, इन दो मेजर टर्म्स की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें बताती हैं, यूएनडीपी जिन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है वो ड्रॉ की थी, एनी पर्सन हु इज अर्निंग पर मंथ ऑफ 12,186 रुपीज अर्बन के लिए, एंड देन रूरल के लिए 1,089 रुपीज। Estimated number of poor person in India is 22.8 crores according to UNDP. अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की बात करते हैं तो बॉटम 50% जो है लोग, वो दे ओन 3% ऑफ द नेशनल 3% of the national wealth, and they earn 13% of the national wealth. HCSE, that stands for Household Consumption Expenditure Survey, वो बेसिकली एस्टिमेट करता है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन पर मंथ है बॉटम 50% का, इट इज ₹3,094 रूरल के अंदर एंड 2,001 रुपीज इन अर्बन। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बॉटम 20% ऑफ पीपल का, वो कैसे वेरी करता है, बॉटम 50% का कैसे वेरी करता है। एंड देन कास्ट के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू HCSE द ओबीसी दे नियर द एवरेज लेवल, एंड ST SC जो है वो पुअरेस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो इकोनॉमिक हायरार्की, सोशल हायरार्की, दोनों इंटरलिंक्ड है। सो सोशल हायरार्की इट इज बेस्ड ऑन कास्ट। 15.4 करोड़ पर्सन दे आर एक्टिव एंड रजिस्टर्ड वर्कर्स अंडर द MG नरेगा, जो कि दिखाता है कितनी ज्यादा डिमांड है जॉब्स के लिए। तो टॉप 10% जो पॉपुलेशन है दे आर अर्निंग 57.7% ऑफ द नेशनल इनकम। तो हम इकोनॉमिक हायरार्की में देख सकते हैं जो टॉप 10% इट इज अर्निंग 57.7%, और जो बॉटम 50% है दैट इज अर्निंग ओनली बेसिकली वी कैन से 3% ऑफ द नेशनल वेल्थ। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजों की हमने बात की रिगार्डिंग द कास्ट सोशल हायरार्की, जो कि कास्ट पे डिपेंड करती है, एंड इकोनॉमिक हायरार्की इनकम पे डिपेंड करती है, डे जॉब्स उन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो अच्छे दिन आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? आत्मनिर्भर तो हम बना रहे हैं, बट जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वल्नरेबल सेक्शन का, उसको कैसे मेक श्योर करेंगे हम नेशन वाइड? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सेंसस का, डेटा कलेक्शन के लिए, ताकि जो आगे का एजेंडा है उसको हम रीअफर्म कर पाए हमारी जो नेशनल डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो विमेन के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है महालक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें 1 लाख बेसिकली अ ईयर प्रोवाइड किया जाएगा टू पुअरेस्ट फैमिलीज। इसके अलावा मिनिमम वेज फॉर द MG नरेगा वर्कर्स ऑफ ₹400 पर डे रिजर्वेशन किया जा रहा है, और 50% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन। यूथ के लिए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो कि गारंटी करती है 1 ईयर का
एंड स्टाइपेंड देती है ऑफ 1 लाख एंड जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा 60 लाख वैकेंसीज इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यूथ के लिए है। एंड आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन एंड अनपेड इंटरेस्ट, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड रेगुलेशन एक्ट हो जाती है। Then next we are talking about the insurers, गवर्नेंस उनकी कैसी होगी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो रेगुलेटर्स जो हैं वो लिस्ट लेके आए हैं नई गाइडलाइंस के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है IRDAI, दैट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बेसिकली जिसने डायरेक्ट किया है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को ताकि वो प्रायर अप्रूवल ले पाए। प्रमोट कर रहा है चेक्स एंड बैलेंसेस को। तो ये नई गाइडलाइंस लेके आए हैं ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस को आप और आगे बढ़ा पाओ। जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्रीज के बीच में, बोर्ड मेंबर्स के बीच में, उनको आप बेसिकली एड्रेस कर पाओ। तो यहाँ पे अगर बात करें हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो हम बोल सकते हैं इसको सेटअप किया गया था। अगर इसके पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 4 चीजों को ये कवर करता है। हर सिटीजन के पास बेसिकली एक लाइफ होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, हेल्थ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है बेसिकली उसको ये ग्लोबली अट्रैक्टिव बनाने के लिए काम करता है, यही इसका विजन है बाय 2047। पिलर्स इसके बात करें तो पॉलिसी होल्डर, जिसमें इंश्योरेंस कस्टमर आ जाते हैं, इंश्योरर्स जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इंटरमीडिएटरीज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म तो जो ग्लोबल टोटल बेसिकली इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं 2021 में, वो इंक्रीज हुए बाय 3.4%। एंड इकोनॉमिक सर्वे जो 2022 एंड 23 आया, उसने बताया कि जो इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है ग्लोबली। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर? हम बोल सकते हैं कि जो अडॉप्शन रेट है, अगर बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो जो इंश्योरेंस का अडॉप्शन रेट है वो काफी कम है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव लाइफ इंश्योरेंस कवर रूरल एरियाज में अगर बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है इट कंट्रीब्यूट्स ओनली इट कंट्रीब्यूट्स लेस देन 5% टू द GDP, जो कि लोअर है देन दी ग्लोबल एवरेज इफ यू कंपेयर इट देयर। एंड फ्रॉडुलेंस के केसेस काफी ज्यादा हैं, जिसमें फॉल्स क्लेम्स बनाए जाते हैं या लाई किया जाता है अबाउट द इंफॉर्मेशन, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस पॉलिसीज का होना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आइडेंटिटी स्टील ना की जा सके एंड फेक क्लेम्स जो हैं उनके लिए जो कस्टमर है हमारा वो बेसिकली अवेयर हो पाए। एंड डिजिटाइजेशन का जो रेट है फॉर दीज इंडस्ट्रीज वो भी फास्ट अप करना जरूरी है ताकि इनइफेक्टिव प्रोसेसेस जो है उनको हटाया जा सके एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को हटाया जा सके। इसके अलावा ओवरऑल जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है हमारा उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। IRDAI की बात करें तो 1999 में इसको बेसिकली सेटअप किया गया था, रेगुलेटरी बॉडी है। तो इंश्योरेंस कस्टमर्स के इंटरेस्ट के हित में ये काम करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1999 एक्ट के अंदर ये आई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। Then next we are talking about graduate degrees and skills does not mean job stability। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ डिग्री लेने से और स्किल्स भी बनाने से जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो जॉब स्टेबिलिटी नहीं है। जो स्किल फोर्स की डिमांड है इंडिया के अंदर वो बढ़ती जा रही है, बट जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो उस डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं, जिसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोसिस्टम भी बनाने की बात करते हैं। संकल्प जैसे प्रोग्राम के साथ, स्ट्राइव जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ हम ग्राउंड लेवल से ही, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही बात करते हैं कि बेसिकली स्किल्स के बनने में इंटरवेंशन हम कर पाए, स्किल का एक इकोसिस्टम हम बना पाए, जिसमें एक्टिवली वर्क करती हैं हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, जिसमें कि 20 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रही हैं, जिसमें से 55% जो स्किलिंग अचीव की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी कंट्री का
बेसिकली उसका जो हाई स्कोप है, तो उस मैन पावर, उस लेबर फोर्स को हम स्किल्ड बना सके। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड दोनों ही बना के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्किल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि स्किल ट्रेनिंग के बारे में ही बात करती है यूथ को लेके। इम्प्लीमेंट इसको किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी है, जो कि इंडस्ट्री लेड स्टैंडर्ड सेट करता है एंड इंडस्ट्री के लेवल पे बेसिकली स्किल ट्रेनिंग की बात करता है। देन ब्रेन पावर फ्लेक्स इन इज इंडियाज बेस्ट कीपिंग सीक्रेट। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं, ये बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है कि दे एम्प्लॉय 3.2 मिलियन इंडियंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, जो जनरेट करते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ $121 बिलियन, ऑफ विच $102 बिलियन रिप्रेजेंट दी एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो हम देख सकते हैं कि जो टैलेंट पूल है हमारा सर्विस सेक्टर में, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में एंड देन हमारे जीडीपी के अंदर। तो इंडिया जो है, इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which is producing an estimated 2.3 million STEM graduates per year, जिसमें से 500,000 आर इंजीनियर्स। तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न साइड है, यूएस की साइड है, वहां पे इतने स्टेम ग्रेजुएट्स नहीं देखे जाते हैं। तो उस जो डेफिशिएंसी है वहां पे नंबर्स में, उसको हम देख सकते हैं कि इंडिया पूरा कर देता है। इसलिए हम माइग्रेशन भी वहां पे देखते हैं स्टेम ग्रेजुएट्स की काफी ज्यादा, जो स्टेम साइड है उसमें भी। तो एमएनसी की जो लिस्ट हुई है वो एक्सपैंड हो गई है ग्लोबल रिटेलर्स में। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर तो है ही, बट जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, वो अब सास के सेक्टर में भी जा रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेक्टर में, जो कि एक मेजर रिवेन्यू जनरेटर बनता जा रहा है। तो पीएलआई का इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है आत्मनिर्भर इंडिया को बनाने में, ग्लोबलाइजेशन के लिए, जो कि 14 की सेक्टर्स में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, जिसका एग्जाम्पल है एप्पल। Then next we are talking about Brazil, Canada, and EU. They are urging for India to submit the timely notification on the sugar subsidies. तो बेसिकली यहाँ पे स्टडी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग 4 ईयर के पीरियड में 2018-19 से लेके 21-22 तक, जो इंडिया है, इट हैज प्रोवाइडेड मार्केट प्राइस सपोर्ट ऑन शुगर केन इन एक्सेस, मतलब जो लिमिट सेट की गई थी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के द्वारा, दैट इज 10% ऑफ द टोटल, जो हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन का वैल्यू था, उसके भी बियॉन्ड इंडिया ने बेसिकली बोल सकते हैं कि मार्केट प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पे? इंडिया ने ये स्टैंड लिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बेसिकली दे नीदर पेड एंड दे नॉर दे प्रोक्योर्ड दी शुगर केन फ्रॉम दी फार्मर्स। जो भी बेसिकली परचेज किया गया, दैट वाज मेड बाय दी प्राइवेट शुगर मिल्स। तो इंडिया ने स्टेट किया है कि जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट पैनल है, कि उनकी जो रूलिंग थी, इट हैज मेड सर्टेन कि ये जो फाइंडिंग्स है अबाउट द डोमेस्टिक स्कीम दैट आर सपोर्टिंग द शुगर केन प्रोड्यूसर्स और उनके इम्पैक्ट को, वो बेसिकली अनएक्सेप्टेबल है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड नहीं की गई है इन चीजों में, कि जो प्राइवेट मिल्स का, शुगर मिल्स का रोल वहां पे प्ले हुआ है। इसके अलावा 2022 में भी बात करते तो डब्ल्यूटीओ के रूलिंग के अगेंस्ट इंडिया ने अपील किया था रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट प्लान पैनल, जिसने रूल किया था कि जो कंट्री का डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर है शुगर को और शुगर केन को लेके, वो इनकंसिस्टेंट है हमारे ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स में। तो ये अपील जो थी वो फिल की गई थी बाय इंडिया इन दी डब्ल्यूटीओस अपीलिएट बॉडी, जो कि फाइनल बेसिकली अथॉरिटी की तरह काम करती है ऐसे ट्रेड डिस्प्यूट्स में। तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटामेला, इन्होंने फाइल किया था केस अगेंस्ट इंडिया, जो भी सपोर्ट मेजर्स दिए जा रहे हैं, एंड इंडिया ने उसको अनएक्सेप्टेबल बोला है, क्योंकि इंडिया बोलता है कि प्राइवेट शुगर मिल्स ने खरीदा था, इंडियन गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ना ही पे किया ना ही प्रोक्योर किया शुगर केन्स को।
यहाँ पे रोल आ जाता है WTO का। WTO की बात करते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली गवर्न करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। कैसे कॉपरेशन हो रहा है यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस टूरिज्म। तो यहाँ पे स्टार गेजिंग वेकेशन, जिसके पॉपुलर डेस्टिनेशन हम देखते हैं लद्दाख के अंदर हैनले हो जाता है, जिम कॉर्बेट पार्क, सरिस्का, उत्तरकाशी, नैनीताल, अजमेर, सिक्किम, देन तेलंगाना वाली साइड पे भी कुछ कुछ हमारे पास हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इन स्टार गेजिंग ऑब्जर्वेटरीज के लिए कि एयर लाइट पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कम हो। इसलिए ये सेक्लूडेड एरियाज में देखे जाते हैं, जहाँ पे जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं या LED वगैरह जो हैं वो बहुत ही मिनिमम होती है, ताकि स्टार गेजिंग अच्छे से हो पाए। सो बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्पेस इज नाउ कूल फॉर पीपल। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे एक्टिव रोल है इसरो का, जो चंद्रयान मिशन है, हमारे मॉम मिशन है, उसका कैसे रोल प्ले होता है हमारे यूथ के अंदर एंड ओवरऑल अपकमिंग जनरेशंस के लिए, कि जो स्पेस है इट इज बिकमिंग द न्यू कूल फॉर इंडिया। तो क्यूरियोसिटी, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी ये हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के अंदर बढ़ाता है। एस्ट्रो पार्टीज, एक्सपीडिशन एंड वर्कशॉप्स होती रहती हैं। तो बाय व्हाट, दैट इज बिल्ड योर ओन टेलीस्कोप एंड मैग्नेटिज्म। तो सेशंस किए जाते हैं जहाँ पे आप अपने बेसिकली टेलीस्कोप भी बना सकते हो। रॉकेट के ऊपर वर्कशॉप होती है जहाँ पे अपने आप बिल्ड कर सकते हो और रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हो। सन शो होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी सेशंस होते हैं, DIY वर्कशॉप्स होते हैं। तो इन सब का यूज करके बेसिकली हम अवेयरनेस कर सकते हैं हमारी जनरेशन्स में रिगार्डिंग दी स्पेस। स्पेस टूरिज्म जैसा हमने रिसेंटली देखा था न्यूज़पेपर में, वो भी एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ाता है हमारी जनरेशन्स के अंदर। तो स्काई ग्रेजिंग। Next, we have smoking has gone up to smoking has gone up twofold among the girls. तो इंडियन टबेको कंट्रोल रिपोर्ट दिखाती है ये ट्रेंड्स कि इंडिया में बेसिकली जो डिजीज का बर्डन है एज यंगर वुमेन दे आर एक्सपोज टू दिस रिस्क ट्वाइस अब। तो स्मोकिंग जो है इट हैज गॉन अप मोर देन टू फोल्ड इन टीन गर्ल्स, जैसा कि डेटा ने हमें दिखाया बाय दैट वाज रिलीज बाय रिपोर्ट ऑफ इंडिया टबेको कंट्रोल, जो कि की गई बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। तो स्मोकिंग जो है एडोलेसेंस के अंदर एक बड़ा रिस्क है। ओल्डर वुमेन के अंदर अगर देखें तो उसमें वो जो ट्रेंड है वो कम हो जाता है। हम बोलते हैं कि हम बोल सकते हैं कि अवेयरनेस आ जाती है, या फिर हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स जब होते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं उसके बेसिकली एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। तो जो स्मोकिंग है इट हैज गॉन अप बाय 3.8% between 2009 and 2019। तो 6.2% बेसिकली हम बोल सकते हैं कि टोटल इंक्रीज हुआ है। स्मोकिंग अमंगस्ट बॉयज अगर हम बोले तो वो भी इंक्रीज हुआ है, बट इट इज बाय 2.3%। तो एडल्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग का ट्रेंड डिक्रीज होता है 2.2%। मेन के अंदर ज्यादा डिक्रीज हुआ है एंड वुमेन के अंदर 0.4 ही डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टू फोल्ड इंक्रीज हुआ है ऑफ स्मोकिंग अमंग्स दी बेसिकली यंग गर्ल्स, तो वो ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो टीन गर्ल्स हैं दे आर स्मोकिंग मोर बिकॉज दे आर मेच्योरिंग फास्ट जस्ट लाइक दी बॉयज। एंड वो सिगरेट को बेसिकली एक मीडियम बना लेते हैं कि अपना जो एंगर है या फिर अपना जो टेंशन है उससे रिड ऑफ करने के लिए एंड कूल बेसिकली अपीयर करने के लिए सोसाइटी के अंदर। तो ये जो यही रीजंस है कुछ कुछ जिसकी वजह से गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स होती हैं, वो प्रोमिनेंट टारगेट बन जाती हैं एंड द इमेज स्मोकिंग एज अ फैशनेबल ट्रेंड एंड अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। जबकि ऐसा कहना हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। जो स्मोकिंग है वो आप अपने पर्सनल यूजेस के लिए करते हैं, उससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। ऐसा कैसे उनका परसेप्शन बनता है? उनका परसेप्शन बनता है क्योंकि टेलीविजन में, फिल्म्स में ऐसे ही स्मोकिंग को कूल फैक्टर की तरह दिखाया जाता है। जो एक्टर्स हैं वो बेसिकली उनके द्वारा जब प्रमोशन होता है इन चीजों का, तो जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग जनरेशन हमारी होती है,
वो लुक अप टू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे आइडल्स का होना भी जरूरी है नई जनरेशन के लिए। तो टोबैको यूजर्स में भी देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप है इफ यू कंपेयर बिटवीन द मेन एंड द women। 14.2% of the women and 14.2% of the women and 42.4% of the men, they were the tobacco users, जिसमें स्मोकिंग एंड स्मोकलेस दोनों चीजें मिला के 2017 के अंदर। इन 2019 के अंदर 4.7.4% ऑफ गर्ल्स एंड 9.4% ऑफ बॉयज वर टबेको यूजर्स। तो हम देख सकते हैं कि गैप है अगर जेंडर के बेसिस पे बात करें टबेको यूजर्स के अंदर। एक से तो गैप है। इसके अलावा टेलीविजन और फिल्म्स की वजह से जो एक कूल पर्सपेक्टिव बन जाता है स्मोकिंग को लेके, फैशनेबल ट्रेंड बन जाता है, उसको हमें देखना चाहिए। एंड जो सही साइन है ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो अच्छे फीमेल आइडल्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि हाउ एस्पिरिन इज वर्किंग विद इन 4 hours विच कैन सेव द लाइव्स फ्रॉम हार्ट अटैक। सो बेसिकली एस्पिरिन जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। कैसे वर्क करती है? प्रोड्यूस करती है सर्टेन बॉडी केमिकल्स जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती है ये। इसका मतलब है कि प्रिवेंट करती है हमारे ब्लड को क्लॉट्स बनाने के लिए, जिससे बेसिकली स्ट्रोक या अटैक आता है। तो क्या सिम्टम्स हैं कि आपको एस्पिरिन की जरूरत है? चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, स्वेटिंग हो रही है आपको, पेन जा रहा है आपके नेक में, आर्म में या फिर जॉ के अंदर। देन सिम्टम्स स्पेशली दे अपीयर सडनली एंड आर सीवियर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। देन कब नहीं लेना चाहिए? अगर आप चिल्ड्रन हो, टीनेजर हो, डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना नहीं लेना चाहिए लंबे टर्म के लिए। इमरजेंसी में आप ले सकते हो। किडनी डिजीजेस है, अगर स्टमक अल्सर है आपको, तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली क्या करता है ये, जो ब्लड क्लॉट बनते हैं हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, जो कि ब्लॉक कर देती हैं उनको, उन आर्टरीज को फिर वो ब्लड क्लॉट्स ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो उसका फॉर्मेशन ये एस्पिरिन जो है नहीं होने देती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 325 mg एस्पिरिन सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप। तो ये हम इमरजेंसी यूज के लिए अपने घर पे भी रख सकते हैं। डिजीनेस है, स्वेटिंग है अगर आपको, बट स्पेसिफिकली पेशेंट्स को ये नहीं लेनी चाहिए लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, बिना डॉक्टर की एडवाइस के। हम्म, ये हम कर चुके हैं शुगर सब्सिडीज से लेके। Then next we are talking about Bhutan PM on the Smart City project. So basically यहाँ पे बात हो रही है माइंडफुलनेस सिटी के बारे में। माइंडफुलनेस सिटी गिलेफू में जो हो रही है, बन रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इस कार्बन नेगेटिव सिटी के अंदर दैट इज एक्सपैंडिंग टू ओवर 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इकोनॉमिक चैलेंजेस को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है द्वारा दी भूटान काउंटर पार्ट। एंड इंडिया जो है उसने बेसिकली अपना आउटले को डबल कर दिया है टू भूटान, जो भी रिसेंट 5 ईयर प्लान हुआ है, जो बिगिन हुआ जुलाई 1 से, जिसमें 5000 करोड़ से लेके टू 10,000 करोड़ ले डाउन कर दिया गया है फॉर भूटान। सो इंडिया जो है वो टोटली सपोर्ट करता है माइंडफुलनेस सिटी को, एंड इंडिया अपनी साइड से कंट्रीब्यूट भी करता है। एंड भूटान हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाता है स्मार्ट सिटी का एंड ऑल्सो ग्रीन सिटी का। तो कैसे आप दोनों का इंटीग्रेशन कर पाओगे, इसलिए माइंडफुलनेस सिटी। देन कोजी कोडे टेम्पल श्री रंगम आइडल को होस्ट किया जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। कोजी
तो 19 हम बोल सकते हैं कि मिडिल एजेस एजेस में इसको बनाया गया था। और कोझिकोडे जो है उसको सिटी ऑफ स्पाइसेस भी हम बोलते हैं। तो मेजर रोल इसने प्ले किया था इन ट्रेडिंग ईस्टर्न स्पाइसेस के अंदर। लार्जेस्ट अर्बन एरिया है केरला का। इसके अलावा मंगला देवी टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है केरला के अंदर। एंड अगर बिगेस्ट टेम्पल की बात करें तो ताली महाक्षेत्रम, तो ताली शिवा टेम्पल जो है वो लार्जेस्ट टेम्पल है केरला का। 14 सेंचुरी के अंदर उसको बनाया गया था। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स। कल हमने देखा था क्या क्या कंडीशंस हो सकती है साइक्लोन बनने के लिए। लो प्रेशर सिस्टम होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करें तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। साउदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो एंटी साइक्लोन होगा इसका वाइस वर्सा होगा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। एंड हाई प्रेशर कंडीशन होगी सेंटर के ऊपर इन एंटी साइक्लोन। साइक्लोनिक कंडीशंस कब आती हैं? ज्यादातर साइक्लोनिक कंडीशंस तब आती हैं जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। कंडीशंस क्या होती है? सी सर्फेस लैंड सी टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए एंड वर्टिकल विंड शेयर कम होना चाहिए। आईएमडी का इंपॉर्टेंट रोल। फिर फ्लैश फ्लड्स की जैसे फ्लैश ड्रॉट्स भी आता है। मतलब ऐसे ड्रॉट्स जो एकदम से इंटेंसिफाई होते हैं। और कब होते हैं ये? जब हमारा मानसून का सीजन होता है, ऑलरेडी मॉइस्चर मिल रहा होता है सॉइल को, बट उसके बीच में जब इंटरवल्स होते हैं मानसून के बीच में एंड जब पानी नहीं मिलता है हमें बेसिकली, तो उसको फ्लैश ड्रॉट बोलते हैं। मतलब तो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैश ड्रॉट्स। तो कब होते हैं फ्लैश ड्रॉट्स? बेसिकली सडनली जब हमारा मॉइस्चर का लेवल, प्रेसिपिटेशन का लेवल कम हो जाए, हॉटी एंड सनी बेसिकली कंडीशंस बन जाए, तो लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर हमारा जो इवेपोट्रांसपिरेशन है बेसिकली वो एकदम से जब बढ़ जाता है एंड लंबे टाइम के लिए जब ये होता है तो हमारा फ्लैश ड्रॉट होता है। कब होता है? मॉनसून के पीरियड के बीच में ही होता है। जैसे मॉनसून से मॉइस्चर मिल रहा है हमारे सॉइल को, तो वो मॉइस्ट हो गया, बट एकदम से जब प्रेसिपिटेशन हमारी बहुत लो हो जाती है मॉनसून के बीच में, जिसकी वजह से एयर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ह्यूमिड कंडीशंस हो जाती हैं और ट्रांसपिरेशन जो इवापोट्रांसपिरेशन जो है हमारा वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एकदम से हम देखते हैं कि मॉनसून के बीच में ही ड्राई स्पेल हो जाता है। तो सडन होता है, जैसे फ्लैश फ्लड सडन होता है वैसे ही फ्लैश ड्रॉट भी सडन होता है। एंड इसको हम हिडन हजार्ड भी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ड्रॉट्स में भी कई बार ये कन्वर्ट हो जाता है, मॉनसून के सीजन में होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक एनोमलीज मतलब वेरिएशंस जब आती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में उनकी वजह से, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये हो रहा है, अब ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। एंथ्रोपोजेनिक जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन उनका हो रहा है, उनकी वजह से इसको बेसिकली बढ़ा जा रहा है। रिमोट सेंसिंग डेटा यूज करके हम इसको मॉनिटर करते हैं एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज करके हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइमेट को और जो सोर्स ऑफ वाटर है उसको, ताकि डिटेक्ट कर पाए हम कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इन फ्लैश ड्रॉट्स के होने की। तो ड्रॉट्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, इकोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू दी पर्सपेक्टिव। ड्रॉट प्रोन एरिया की बात करते हैं तो 68% जो इंडिया का बेसिकली एरिया है दैट इज प्रोन टू ड्रॉट, बट वेरिंग कंडीशंस में है। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो। तो मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट बोला जा रहा है यहाँ पे। Mango trees are planted and produce the fruit which is enjoyed by India. इसके अलावा इंडिया के अलावा चाइना में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान एंड मेक्सिको में भी इंजॉय किया जाता है। जो इंडिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है इट अकाउंट्स फॉर 54.2% ऑफ द टोटल मैंगोज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया 50% से ज्यादा प्रोडक्शन करता है मैंगो की। दैट इज ट्रू, 54.2%, जिसमें से 28,000
मिलियन टन्स जो मैंगो है वो हम बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। 48 मिलियन डॉलर्स ऑन करते हैं हम। कौन कौन सी स्टेट आ जाती हैं? लीडिंग है जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इंडिया के अंदर ही बात करें तो 1000 से ज्यादा वैरायटी है मैंगो की। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सेंटर्स इन्वॉल्व है मैंगो की रिसर्च को लेके, कैसे उसकी इफेक्टिविटी और बढ़ा पाएंगे हम। द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसमें एनालाइज किया जा रहा है द जीनोम ऑफ मैंगो को। तो हाई लेवल ऑफ विटामिन होते हैं, मिनरल होता है एंड फाइबर कंटेंट होता है। विटामिन की बात करते हैं तो ए, बी, सी, ई एंड के ये इंपॉर्टेंट मिलते हैं मैंगो के अंदर। तो हेल्थ के लिए हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, किसी और फ्रूट से अगर कंपेयर इसको करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें ज्यादा होते हैं। इसके अलावा मेटल कंपाउंड्स Mg, Cu एंड के ये भी इसमें ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करते हैं, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें हाईएस्ट, वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, तो वो आंवला होता है। देन थर्ड पे ब्लूबेरी एंड रास्पबेरी आता है। तो गट हेल्थ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, ब्लोटिंग के लिए। इसके अलावा जो मैंगो है वो हंगर भी कंट्रोल करता है आपका। तो हेल्दी ईटिंग गोल्स अगर आपको अचीव करने हैं तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ईटिंग मैंगोज, इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, एंटीऑक्सीडेंट लेवल आपका बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट मैग्नीफेरिन ये प्रेजेंट होता है मैंगोज के अंदर, जो कि कुछ कुछ टाइप का कैंसर भी आपका बेसिकली प्रिवेंट करता है। तो कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए टेस्ट के साथ साथ मैंगो के बारे में। एंड मैंगो की अगर बात करें इंडिया के अंदर तो जीआई टैग भी मिले हुए हैं। इसमें से 8 या 9 मैंगो की ऐसी स्पीशीज है रीजन वाइज, जिसमें अल्फोंसो मैंगो है महाराष्ट्र से, आ, मलिहा बड़ी दशेहारी मैंगो है हमारा यूपी से, अपेमीडी एंगल है हमारा कर्नाटका से, जरडाल जरडालू हमारा है बिहार से। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोज हैं जिनको डीआई टैग भी मिले हुए हैं। गोवन मैंगो भी है जो गोवा से है, उसको भी जीआई टैग मिला रिसेंटली 2020 में। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस। ये रिसेंटली हम कई बार देख चुके हैं हमारे आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे बेसिकली सिंगापुर फ्लाइट के बारे में ही बात हो रही है। अगर हम टर्बुलेंस के बारे में बात करें तो टर्बुलेंस जो है कैसे चेंज होती है, एयर फ्लाइट पाथ को कैसे इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा क्या एविडेंस है कि जो टर्बुलेंस है वो इंक्रीज हो रही है बाय बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो टर्बुलेंस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली हमारा जो एयर फ्लो होता है विंग्स के ऊपर, उसमें एकदम से जब डिसरप्शन आता है तो टर्बुलेंस होती है। तो इरेगुलर ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होती है। हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप की टर्बुलेंस होती है जो कि एक एयरक्राफ्ट को बेसिकली इम्पैक्ट करती है। एक तो विंड शेयर वाली साइड पे, जो कि या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। किसकी वजह से होती है? हम देखते हैं कि ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, वहां पे जेट स्ट्रीम का भी प्रेजेंस होता है, थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं कई बार, जिसकी वजह से जो टेल विंड है बेसिकली वहां पे टेल विंड एंड हेड विंड जो है उनमें बेसिकली चेंज देखा जाता है एकदम से। इसके अलावा फ्रंटल जोन में, मतलब जब वार्म एयर जो है वो लिफ्ट अप हुई है तो फ्रंटल सर्फेस पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जो कि जो हमारा एयर मास आ रहा है उसको अपोज करता है। तो जो वार्म एयर है मॉइस्ट है, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स की भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो फ्रंटल पे, इसके अलावा मैकेनिकल लेवल पे एंड जो क्लीन एयर है हमारी, मतलब एयरक्राफ्ट जो है जब वो एक एयर मास से दूसरे एयर मास में जा रही है तो डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। जो क्लीन एयर टर्बुलेंस होता है वो तब होता है जब एक एयरक्राफ्ट हमारा एक जेट स्ट्रीम से पास करके बाहर निकल रहा है। तो बेसिकली हवा, एक एयर मास से दूसरे एयर मास एंड जेट स्ट्रीम, उनकी वजह से ये अलग अलग टाइप की टर्बुलेंसेस देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ डिफरेंट रीजंस हो गए कि कैसे कैसे काइंड की हमें टर्बुलेंस देखने को मिलती है। तो सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट जो कि लंदन से सिंगापुर जा रही थी, उसने सीवियर टर्बुलेंस बेसिकली झेला है यहाँ पे। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट था। तो वी हैव completed every important article for today. It was a very fruitful session
Please continue and please continue your studies. Keep watching Ansarkari and keep learning. Thank you so much.